नमस्ते एंड वेलकम टू कैंडी टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। आज हमारे साथ हैं Famous motivational speaker Bhupendra Singh Rathod. कोच भूपेंद्र सिंह राठौर। जहाँ पे इच्छाएं तो इतनी ज़्यादा बड़ी है लेकिन एफर्ट बिल्कुल लेना नहीं है। अमीर बनना है लेकिन अमीर बनने की प्रोसेस में जाना नहीं है। अभी मैं कहीं पे एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये कह रहे थे कि फिलहाल इंडिया में जो रिच क्लास में आते हैं वो लोग 5 to 10% हैं और 31% मिडिल क्लास में आते हैं और बाकी सारे पुअर क्लास में। लेकिन मैनिफेस्टेशन को अगर सरल शब्दों में बताएं तो हर आदमी के साथ ये काम करता है। जिस बैकग्राउंड से आए थे उस हिसाब से 30,000 की सैलरी बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन जैसे ही ये रियलाइजेशन हुआ मुझे लगा कि तो वो बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन दिया है कि चादर बड़ी करने की तरफ फोकस करो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इंडिया के सबसे बड़े साइंट, इंडिया के राष्ट्रपति, और इतनी सादगी, इतनी शालीनता, इस लेवल पे आदमी जी सकता है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नमस्ते एंड वेलकम टू कैंडी टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। आज हमारे साथ हैं कोच भूपेंद्र सिंह राठौर और हमको वो ये सिखाने वाले हैं कि ये जो मिडिल क्लास का ट्रैप जाल है ना, उसको तोड़कर हमें कैसे बाहर निकलना है और वो टॉप 5-10% में कैसे अपनी जगह बनानी है। उसके लिए क्या माइंडसेट ज़रूरी होता है, क्या तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपनी इनकम को बढ़ा सकें, कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं इनकम को अपनी लाइफ में, कैसे हम यूनिवर्सल पास जो है उसको अपने सपोर्ट में लेकर आ सकते हैं। ये सारी बातें बहुत डिटेल में हम उनसे सीखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना और साथ ही साथ एक पेन और नोटबुक ज़रूर रखना ताकि आप कुछ मिस ना कर जाओ। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ सर। वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो सर, जैसे कि ना अभी मैं कहीं पे एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये कह रहे थे कि फिलहाल इंडिया में जो रिच क्लास में आते हैं वो लोग 5 to 10% हैं और 31% मिडिल क्लास में आते हैं और बाकी सारे पुअर क्लास में। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले कुछ एक सालों में ये जो मिडिल क्लास वाला है वो पुअर वाले जो हैं वो मिडिल क्लास तक चले जाएंगे। 63% हो जाएगा ये गैप। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास इज़ द न्यू पुअर क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास है ये क्या है एग्जैक्टली कि जो वो एक ट्रैप सा है और वही वास्ट होता चला जा रहा है और वो रिच क्लास तक नहीं पहुंच पा रहा। तो एग्जैक्टली मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास मुझे ऐसा लगता है मैम कि जहाँ पे इच्छाएं तो इतनी ज़्यादा बड़ी है लेकिन एफर्ट बिल्कुल लेना नहीं है। अमीर बनना है लेकिन अमीर बनने की प्रोसेस में जाना नहीं है। अब हर आदमी जो मिडिल क्लास में है वो कहता है कि भाई मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और वो ईएमआई पे वो ले भी लेता है क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, ईएमआई पे ले लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो सालों साल बस वो ईएमआई भर रहा है और हर रोज प्रेशर में जी रहा है। कहते हैं हमारी बॉडी की भी वो कैपेसिटी नहीं है कि कंटिन्यू प्रेशर झेल पाए। कंटिन्यू प्रेशर अगर बना रहा, भले वो माइल्ड प्रेशर ही क्यों ना हो, कि क्या होने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। सो मिडिल क्लास इज जस्ट अ मेंटालिटी। आई वुड से इट इज जस्ट अ मेंटालिटी और कुछ भी नहीं है ये। बाकी तो ठीक है, ये ट्रैप आता जाएगा, हर आदमी आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करता जाएगा, बट ये ट्रैप से निकलने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, अ मैसिव जंप, अ मैसिव एक्शन। नहीं तो क्या है, हम सी मंकी डू मंकी, कन्फर्मिटी। आपने जो किया वो मैं करना चाहता हूं। आपने घर लिया तो मैं भी घर ही लूंगा, आपने कार ली तो मैं भी कार ही लूंगा, मेरे पड़ोस वाले लोग इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं भी इसी तरह से तो मिनिमम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, अपने बच्चों का करूं। तो मिडिल क्लास, वो कहते हैं कि होड़ जो लगी होती है ना, कि इनके जैसा ही करूं, यही है मिडिल क्लास। मुझे लगता है जैसे ही इस जोन से बाहर आप निकले और आपने होड़ करना छोड़ा और आपने कहा नहीं, दिस इज माय विजन, दिस इज माय पर्पस एंड इसी के लिए मैं जीऊंगा, आप देखोगे थोड़े से सालों में आप वहां से बाहर निकल जाओगे। मैं अभी एक पॉडकास्ट चल रहा था तो उसमें यही कह रहा था, आज जो मिडिल क्लास है वो इसलिए मिडिल क्लास है क्योंकि वो 10 साल पहले मिडिल क्लास सोच रहा है। मतलब हुएवर इज टुडे इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज पास्ट थॉट प्रोसेस। तो 10 साल पहले मैंने जो सोचा, 5 साल पहले मैंने जो सोचा, उसका परिणाम आज है। सो टुडे अगर मैं कुछ और सोचने लग जाऊं तो 5 से 10 साल में मेरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। बट आदमी, मिडिल क्लास आदमी कहेगा कि नहीं, मुझे तो जल्दी चेंज होना है, भूपेंद्र सर जल्दी से बता दो पैसा कैसे कमाऊं। अब मैं कहूंगा ठीक है भाई, उसके लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है, 2-4 साल मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं होगा। पैसा दिला दो, पैसा कहाँ से आएगा? थिंक अबाउट दिस। तो दैट इज द रीजन जो पुअर क्लास के लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं। वो जानते हैं कि हम सेम आदमी को
इमिटेट नहीं कर सकते, हमें तो अपने से बड़े वालों को करना है। तो मिडिल क्लास लोग बहुत सारे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उनको देखते हैं। जब मैं पहली बार गाँव से आया, मैंने देखा किसी के पास स्कूटर है, तो बहुत जल्द मेरे पास भी स्कूटर आ गया। फिर मैं बड़ी सिटी में गया कि देखा कि मेरे दोस्तों के पास कार है, 4 दोस्तों के पास कार आते ही 5वें मेरे पास कार आ गई। 10 दोस्तों के पास मान लो विदेश ट्रिप आई तो 11वीं मेरे पास आ गई। सो हम जैसे-जैसे देखते जाते हैं, उनके हिसाब से हमारी ज़िंदगी बनती जाती है। बट द बिगेस्ट गैप व्हिच आई फील इज़ बिटवीन मिडल क्लास एंड द रिच क्लास। रिच क्लास यहाँ आना नहीं चाहते, ये लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जैसे ही रिच के पास बैठूंगा, पता नहीं वो तो स्टारबक्स में एक ही कॉफ़ी 500 रुपए की पिएगा, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं तो उसके साथ ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बार वो पिला देगा, दूसरी बार तो मुझे पिलानी पड़ेगी। तो मिडिल क्लास फैमिली इज़ वेरी इनसिक्योर, एंड ये इनसिक्योरिटी उनकी आदतों के कारण है। जबकि रियलिटीज हमने सबने सुना है, धीरू भाई अंबानी 500 रुपए की कॉफी पीने के लिए 5 स्टार होटल में चले गए, क्योंकि ही रियली वांटेड टू गो क्लोजर टू द रिच क्लास। तो जितने भी लोग हैं जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करो कि व्हाट इज़ योर हैबिट पैटर्न्स। आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे हो कि लाइट बंद कर, बिल ज़्यादा आ जाएगा, या आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि भैया रात भर पढ़ाई कर, ज़्यादा पढ़ लेगा, या फिर कह रहे हो बिलियनर कैसे बनना, इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। एक छोटी सी चीज़ के ऊपर झगड़ा होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि नींबू फ्रिज के बाहर क्यों छोड़ दिया, खराब हो जाएगा, और उसके कारण कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो जाता है। कई बार बच्चे की मार पिटाई हो जाती है इस चीज़ में। आप देखिए, मैं जब छोटा था तब से मैंने क्या क्या सुना, ये बेल्ट ले आया तो महंगा ले आया, तेरे को तो लाना ही नहीं आता, ये शर्ट ले आया महंगा ले आया, तेरे को लाना ही नहीं आता, जूते ले आया महंगे ले आया, तेरे को तो लाना ही नहीं आता। मतलब हम लोग बार बार ये सुनते आए हैं कि तूने जो भी किया वो गलत किया है। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही था। जब मैं 20 साल का हुआ, 22 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, तब तक कॉन्फिडेंस भी यही था कि अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपन जो करते हैं गलत ही करते हैं, तो हमें तो सिर्फ नौकरी मिल जाए और चल जाए। ये एक मिडिल क्लास थॉट था। मैं थैंक गॉड कि मुझे अच्छे टीचर्स मिले, जब उन्होंने सिखाया कि नहीं भूपेंद्र, यू आर बॉर्न टू विन, तू चाहे जो कर सकता है, तू स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू छलांग लगाने के लिए पैदा हुआ है। जब ये सब चीज़ों के थॉट प्रोसेस मिले किसी रिच मेंटालिटी के व्यक्ति से, तब जाके रिच मेंटालिटी थोड़ी थोड़ी आई, और मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा बेटर हूँ कंपैरेटिवली व्हाट आई वाज। और मैं हर आदमी को यही कहता हूँ कि बस ये थोड़ा बेटर बन गए तो ये समझ लो कि बहुत बेटर बन गए आप। दैट्स व्हाट आई फील। तो आपने जैसे बोला ना, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में कि इससे बाहर कैसे आना है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने जो बताया उसमें एक तो ये है कि हमारे को पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिच होकर फ़ील कैसा होगा। रिच एक हमारे पास गोल, हमारे पास पर्पस, वो विज़न होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। अदरवाइज़ हम मिडिल क्लास है तो हम वहीं रहेंगे, वहीं पे ही स्टेबल हैं। जो है बस उसी को बचा लो, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा आपने बोला कि हमको सिखाया गया बचपन से कि ये जो चीज़ें हैं ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, इतना खर्चा करना है, तो वो लिमिटेड भी हमको लिमिटेड ही हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो वो वाला हमको थॉट प्रोसेस नहीं किया गया। तो पहले हम बात करेंगे ये कि हम अपना विज़न कैसे लेकर आएँ, जो भी लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो आज इसके बाद पॉडकास्ट के बाद स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, एक्शंस लेना शुरू करेंगे इस मिडल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। तो वो उनका क्या विज़न है कि एक्चुअली रिच होने का मतलब क्या होता है? यस, ये सब्जेक्टिव है। जैसे मेरे लिए रिच होने का मतलब है कि मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूं। आपके लिए रिच होने का मतलब हो सकता है कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू कम से कम लाख लोगों के घरों में चेंज लाएं, या 10 लाख लोगों के घरों में चेंज लाएं। किसी के लिए है कि नहीं, मुझे तो पैसा ही कमाना है। तो आपका सबसे बड़ा थॉट तो ये है कि डिस्कवरी, जैसे मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन। तो पहली चीज़ जो मैं लोगों को बताता हूँ वो ये है कि शांति से थोड़ा बैठो और ये चिंतन ज़रूर करना है कि हमें बनना कैसा है। और हर बार ये चेंज हो सकता है। शायद मैं 10 साल का हूँगा तब मेरे को बनना था कुछ और जब मैं 25 साल का हूँ तो मुझे बनना था कुछ और। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी क्लैरिटी आए वो कम से कम 10 साल आगे की आए या 15 साल आगे की आए, कि मुझे 15 साल आगे तो कम से कम कैसा जीना है। क्योंकि जो बहुत बड़े विजनरीज होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए या लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, उनको तो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल आगे का दिखाई देता था। लेकिन आप और मैं जब मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं तो हमें एटलीस्ट 20 साल, 15 साल आगे की क्लैरिटी तो हमें होनी चाहिए। तो इस क्लैरिटी को लाने का एकमात्र तरीका ये है कि आप किसी से ठीक से इतना सा सीख लो कि विजन होता क्या है। विजन के अंदर कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत विजन का भी एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं कोर पर्पस। एंड इफ आई डिस्कवर हु एम आई एंड व्हाई एम आई लिविंग। तो मैं आपको बताता हूँ, 2009 में मैंने एक सेशन अटेंड किया था जिसका नाम था पावर ऑफ पर्पस, और उसमें एक कहानी थी।
उस कहानी में ये था कि एक बहुत बड़ा जेंटलमैन इस दुनिया से चला गया और उसकी जो कब्र का पत्थर था, उस पे ये लिखा गया कि इस आदमी ने जीवन भर पैसा कमाया लेकिन दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। और एक और इंसान था, वो इस दुनिया से चला गया और उसकी कब्र के पत्थर पे लिखा हुआ था, इस इंसान ने कुछ नहीं कमाया लेकिन इसकी इसने इतने सारे लोग और इतना सारा प्यार कमाया जो कभी मरेगा नहीं। अब आपकी कब्र के पत्थर पे क्या लिखा होना चाहिए? उस प्रोग्राम का नाम भी था माय एपिटाफ। 2009 में मैं जॉब में था। उस पूरे प्रोग्राम में मेरे को सिर्फ एक चीज समझ में आई कि जानवर है वो आदमी, वो जो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि भगवत गीता भी कहती है इंसान और जानवर में फर्क क्या है। इंसान भी खाना खा रहा है, जानवर भी खाना खा रहा है, इंसान भी सो रहा है, जानवर भी सो रहा है, इंसान भी बच्चे पैदा कर रहा है, जानवर भी बच्चे पैदा कर रहा है, इंसान भी जैसे तैसे अपना घर बना रहा है और जानवर भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ तरीके से अपना गुजारा कर ही रहा है, चाहे वो पेड़ के नीचे ही जाके खड़ा हो जाए। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस कि अगर आप सिर्फ अपना घर चला रहे हो तो आप एक पशु समान हो, ऐसा मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भूपेंद्र, अगर आपकी जिंदगी में इस दुनिया में तुम्हें इंसानी जन्म मिला है तो तुम्हें कुछ तो करके जाना है, अपने से बेटर इस दुनिया को बना के जाना है। ये जैसे ही रियलाइजेशन हुआ, मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आईटी फील्ड में था मैम, एंड आईटी फील्ड में अच्छा खासा मैं ठीक ठाक कमा रहा था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आए थे उस हिसाब से 30,000 की सैलरी बहुत कंफर्टेबल थी। लेकिन जैसे ही ये रियलाइजेशन हुआ, मुझे लगा कि आई मस्ट चेंज, और फिर मैंने ये ट्रेनिंग का फील्ड पकड़ा और 1 साल में मैंने अपनी जॉब चेंज की। तो यहाँ पे ये उदाहरण देने का पर्पस ये है कि मुझे जब वो पर्पस का क्लैरिटी आया, तो विजन का भी छोटा सा पार्ट है पर्पस। विजन हैज मल्टीपल एलिमेंट्स की आपका लॉन्ग टर्म का गोल क्या है, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके पिलर्स क्या है, बट उसमें से भी सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाई। तो कहते हैं कि एक तो होता है पुश एटीट्यूड। हर आदमी कहता है मुझे पुश करना है, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा और ज्यादा आगे बढ़ूंगा और बड़ी कार खरीदूंगा और बड़ा घर खरीदूंगा। एक होता है पुल, कोई चीज होती है जो आपको खींच रही होती है। व्हाट इज मोर पावरफुल आपके हिसाब से, पुश या पुल? पुश, पुल। पुश में हम टायर्ड हो जाएंगे, पुल इज मोर पावरफुल ऑलवेज। कि आप एक तो मुझे खींच रहे हो, कार के अंदर मैं बैठ गया, कार का इंजन मुझे खींच रहा है, मैं कितने भी किलोमीटर दूर जा सकता हूँ आराम से, लेकिन मैं पुश करके अपने आप को खुद भागूंगा, कितनी देर भाग लूंगा, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सो कहते हैं कि पुल इज ऑलवेज वेरी पावरफुल। 99% पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक कि वो लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं, उनके माता पिता उनको पुश कर रहे हैं, उनका समाज उन्हें पुश कर रहा है, जबकि सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है पुल। रोनाल्डो को उसका पैशन फॉर फुटबॉल पुल करता है, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को उनका पैशन फॉर क्रिकेट पुल करता है, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को उनका पैशन पुल करता है, अंबानीज को उनका पैशन फॉर मेकिंग मनी एंड मेकिंग बिग बिजनेसेस वो पुल करता है। हमें क्या चीज़ पुल कर रही है? आप देखिए, एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, सब लोग बहुत रिच बनना चाहते हैं, लेकिन मंडे मॉर्निंग उठते हैं, आज फिर जॉब जाना पड़ेगा क्या? दे हैव दिस बेचारा सा एटीट्यूड, यार आज फिर जाना पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि संडे इवनिंग को, सैटरडे इवनिंग को आप ज़्यादा खुश होते हो या मंडे मॉर्निंग को? और 90% लोग कहते हैं सैटरडे इवनिंग को, क्योंकि पार्टी करेंगे, अब कहीं नहीं जाना, रात भर जागेंगे, घर वालों के साथ जिएंगे। बट एक्चुअली जो आपको क्वालिटी लाइफ संडे को मिल रही है, वो मंडे मॉर्निंग के कारण मिल रही है या ट्यूसडे मॉर्निंग के कारण मिल रही है। एंड जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसी चीज़ से आप कहते हो आज फिर जाना पड़ेगा क्या? तो एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर आई डोंट नो बट आई हैव टू गो टू द ऑफिस। मैंने कहा छोड़ दो। वाई डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस? छोड़ दो ऑफिस। नहीं नहीं सर, मैं छोड़ दूंगा तो बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी सैलरी, उनका स्कूल का फीस कैसे जाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा तो जाओ। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जाना पड़ता है। मैंने कहा जाना पड़ता है या जाना चाहते हो? जाना पड़ता कौन है? कौन थप्पड़ मार के भेज रहा है? किसने कहा कि तुम वहीं जाओ? छोड़ दो आज। बोले नहीं नहीं सर, तो जाना चाहते हो या जाना पड़ता है? जाना पड़ता है जब आप कहते हो, तो कहते हो आई हैव टू, दैट इज अ पुश। और जब कहते हो आई वॉन्ट टू, जाना चाहता हूँ, तो दैट इज अ पुल। बस ये इतना सा चेंज अगर किसी इंसान ने कर लिया कि हाँ मैं ये पॉडकास्ट सुनना पड़ता है ताकि मेरी ग्रोथ हो, तो नहीं, सुनना चाहता हूँ दिल से। अगर आप सुनना चाहोगे तो एक इंटरव्यू या एक सेशन में पावर है किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देने की। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। और जो ये आपने बात बोली ना कि वही जो लोग अमीर होते हैं और जो इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, वही आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनका वो पैशन है, उनका काम उनको पुल कर रहा है,
वो हैप्पीली जा रहे हैं, हैप्पीनेस के इमोशंस के साथ जा रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, वही काम जो उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है फ्यूचर में, वो उस काम को लेकर नेगेटिव इमोशंस निकाल रहे हैं। वो वहीं कहते हैं ना कि हमको कई बार कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि हम उसको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि जॉब है, ठीक है, जबकि ये नहीं पता कि उसी हमको रिप्लेस करने के लिए हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होते हैं, जो बहुत खुशी-खुशी आएँगे, जहाँ हम रो-रो कर जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये तो एक चीज़ है जो हमको रोक लेती है आगे बढ़ने से, कि हम हैप्पीनेस नहीं है हमारे पास, वो इमोशंस के साथ, हम नेगेटिव इमोशंस के साथ उस काम को कर रहे हैं, जो हमें आगे ले जा सकता है। और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमको रोक लेती हैं? दूसरा मुझे लगता है हमारा खुद का एटीट्यूड। मैं हर जगह पे बोलता हूँ कि कैश, CASH अगर आपको चाहिए तो आपको KASSH इस पे काम करना होगा। K यानी नॉलेज, A यानी एटीट्यूड, S यानी स्ट्रैटेजी, S यानी स्किल्स एंड H यानी हैबिट्स। ये सभी चीज़ें रोक रही है। हैबिट, देखिए हमेशा ये कहता हूँ प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। चाय चाय पीनी है मुझे, तो मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? आपके हिसाब से क्या प्रोसेस है चाय बनाने का? दूध गर्म करना होगा, पानी गर्म करना होगा, चाय की पत्ती डालनी होगी, करेक्ट। लेकिन आदमी उसमें हरी मिर्ची डाल दे तो चाय कैसी बनेगी, या आदमी उसमें पत्थर डाल दे तो चाय कैसी बनेगी, या आदमी उसमें कुछ और डाल दे। सो जो भी सफलता का प्रोसेस है, रिच बनने का प्रोसेस है, वो फॉलो करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आदमी चाहता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, लेकिन वो मोबाइल लेके बैठता है और रील्स देखने में उसके 2 घंटे चले जाते हैं। मैं एक दिन वर्कशॉप में था मैम, और मैंने किसी से पूछा आपका मोबाइल दीजिए, और उसमें इंस्टाग्राम का यूज्ड टाइम देखा 1 दिन का, जबकि वो वर्कशॉप था करीब दोपहर में 3, 4, 5 बजे के आसपास। 4 बजे आदमी का व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम यूटिलाइजेशन का टाइम, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, 4 बजे आदमी का इंस्टाग्राम यूटिलाइजेशन का टाइम था 8.5 घंटे। मतलब वो बंदा सुबह से उठ के इंस्टाग्राम चला रहा है 8.5 घंटे। एंड वो मुझे सुनने आया है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। तो मैंने उसे कहा भाई इसको रोक दे दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो प्रोसेस, आपको चाय पीनी है तो दूध ही डालना होगा या आपको अदरक ही डालना होगा। यू कैन नॉट पुट एनीथिंग, लाल मिर्ची डाल के चाय नहीं बनेगी। आपने सक्सेस के प्रोसेस में डाल दिया आलस, नेगेटिविटी, छोटी सोच, जेलसी, बैक बाइटिंग, या फिर गॉसिपिंग, बहुत ज़्यादा देर तक सोना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ बैठना, इधर उधर की बातें करना, कोई प्लानिंग नहीं होना, डिसऑर्गेनाइज्ड होना, कमिटेड नहीं होना, भूल जाना, प्लानिंग नहीं करना, डायरी नहीं लिखना। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये सक्सेस के अगेंस्ट है। तो जितने भी लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप किसी भी इंसान से पूछो ना, वो कहेगा मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूं सर। मैं उनसे पूछूंगा 5 साल में कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो कहेगा मेरे को 3 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए, मुझे 30 करोड़ का बैंक बैलेंस। फिर मैं पूछता हूँ पहुंचेगा कैसे, कोई प्लान नहीं है। देयर इज नो स्ट्रैटेजी, देयर इज नो हैबिट्स। नॉलेज कोई पढ़ता नहीं है। 99% लोगों के घर में बड़ा टेलीविजन मिल जाता है, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी नहीं मिलती है। मुझे किसी ने, एक बच्ची आई थी मुझे अपने बुक्स बेचने, और उसने मुझे ये डायलॉग मारा था बहुत साल पहले कि सर रिच लोग वो होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, और पुअर लोग वो होते हैं जिनके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। तो आप देखिए आप किसकी संगत में हो, टेलीविजन की या लाइब्रेरी की। इट मेक्स अ होल, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अगर आप कहते हो कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ बट मेरी हैबिट है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरी नॉलेज है बिल्कुल एवरेज, एंड स्किल्स तो है ही नहीं। अब स्किल्स का मैं बहुत ही प्यारा, मुझे ये लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो हर जगह हर वक्त काम आने वाली है, कौन सी हो सकती है? कम्युनिकेशन स्किल। मैं पॉलिटिशियन बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं पेरेंट बनूं, मैं टीचर बनूं, मैं स्टूडेंट भी क्यों ना हूं, मुझे दिन रात या तो बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, खुद से कम्युनिकेट करना पड़ता है दूसरों से। अब ये कम्युनिकेशन स्किल किसी को मोदी बना देती है, किसी को शाहरुख खान बना देती है, किसी को अमिताभ बच्चन बना देती है। एंड 99.99% लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि इस पे काम भी करना होता है। लोगों को लगता है अच्छा पैदा हुए थे घर में हिंदी बोल रहे थे, हम भी हिंदी सीख गए। कहते हैं कि भाषा सीखने में सिर्फ 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सीखने में जिंदगी लग जाती है। और लोग बस ये ही नहीं सीखते हैं, इसीलिए घर घर में झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, सास बहू में झगड़े हैं। अगर आदमी ये सीख जाए ना कितना बोलना है, क्यों बोलना है, और कैसे बोलना है, और कहाँ तक बोलना है, तो कहते हैं जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग यही है। एक व्यक्ति की डेथ हुई मैम,
एंड बहुत ही प्यारा व्यक्ति था। डेथ हुई, डेथ होके वो स्वर्ग के रास्ते पे गेट के बाहर जाके बैठ गया। यमराज अंदर से आए, बोले यहाँ क्यों बैठे हो? बोले यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि स्वर्ग के अंदर जाना है, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना है। तो यमराज कहते हैं, जो स्वर्ग तुम्हें पहले मैंने दिया था उसका क्या हुआ? तुम्हें मैंने अच्छी नदियां दी, अच्छे झरने दिए, अच्छे बाग बगीचे दिए, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए, इतने अच्छी अच्छी चीजें दी इस दुनिया में, इतनी सुंदर दुनिया बना के भेजी, तुम्हें क्या लगता है वो स्वर्ग नहीं था कि तुम दूसरा स्वर्ग खोजने के लिए ऊपर आ रहे हो? तो कहते हैं मनुष्य अगर अपनी नॉलेज बढ़ा ले, अपनी स्किल्स बढ़ा ले, अपनी स्ट्रैटेजीज, हैबिट्स और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड, इन्हें बदल ले तो बहुत कुछ करेगा। और ये नहीं बदलता, इसीलिए वो रुका हुआ रहता है सालों साल। तो वो एटीट्यूड क्या होता है जो रोक के रखता है? एटीट्यूड इज वेरी सिंपल कि जैसे मान लीजिए आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरी 20 मई को इसी साल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो अगर यही 20 साल पुराना भूपेंद्र होता तो वो कम से कम 2-4 महीने रोता, अरे मेरी गाड़ी चली गई, क्या है, मेरा किस्मत ही खराब था, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब इस 20 मई 2024 को मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 2024 को मैं कह रहा था, एक्सीडेंट होते ही मेरे मुंह से निकला हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हुआ मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाउ वंडरफुल मतलब बहुत बुरा हो सकता था। हाउ वंडरफुल क्यों निकला? क्योंकि जब मैंने देखा, अरे मुझे तो खरोच भी नहीं है, हाउ वंडरफुल। अरे मेरे गाड़ी के कारण किसी और को भी कुछ नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल। अरे मैं तो इंदौर के बिल्कुल पास में हूं जहां पे मैकेनिक भी है, सब कुछ है, हाउ वंडरफुल। सो हाउ वंडरफुल मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि सब कुछ जो हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा बुरा किसी न किसी के साथ हो रहा है, इसलिए भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उतना ही हुआ है। और इसके कारण एक और चीज होती है, इसके कारण ये होता है कि जब आदमी नेगेटिव ही नहीं हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरी गाड़ी में, मैं आपको इतना बता दूं, 26 लाख रुपए का एस्टिमेट खर्चा आया। हालांकि मैंने फिर उसे बाद से करवाई क्योंकि 7 साल पुरानी गाड़ी हो गई थी, तो वो करीब 12-13 लाख रुपए में रिपेयर हो गई। बट इतना एक्सपेंस होने के बाद या इस लेवल का, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो एक्सीडेंट कितना बेकार रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कह सकता हूँ हाउ वंडरफुल, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसके बाद भी मैं चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आराम से मेरा डिनर एंजॉय कर सकता हूं, तो ये अमेजिंग मोमेंट है, ये एटीट्यूड है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे उसने, मेरे दोस्त को मैंने 10,000 रुपए दिए थे सर, और वो आज तक वापस नहीं दे रहा, उसने 1 महीने का बोला था और आज 1 साल हो गया, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अब तुम 1 साल तक गुस्से में हो सिर्फ बिकॉज आपके दोस्त ने 10,000 या 1 लाख या 5,000 जो भी रुपया आपसे लिया वो नहीं लिया दिया, या किसी का एक छोटा सा नुकसान हो जाता, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं कितना नालायक हूं, और आदमी कोई सुसाइड तक कर लेता है। कई बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं इस छोटी सी चीज के। पेरेंट्स, हमारा बच्चे के कम मार्क्स आ गए, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मतलब ये नेगेटिव एटीट्यूड है। आपको पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आप दिन रात चिंता ही किए जा रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, पैसा नहीं है ना, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई लर्न, व्हाट कैन आई डू, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या आगे जाऊं कैसे आगे जाऊं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपके घर में कितनी भी बड़ी कोई मौत भी हो गई है तो आप कहो यार भगवान आपकी मर्जी है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, और अगले दिन अब तो मुझे फादर की डेथ हुई है, भाई की डेथ हुई है, दीदी की डेथ हुई है, कोई बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी की डेथ हुई है, उसी समय आदमी कहे अब तो मुझे उनके भी सपने पूरे करने हैं, अब तो और स्पीड से काम करना है। अनु आगा एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है एंड थर्मैक्स कंपनी की ओनर है। मिस्टर आर डी आगा ने थर्मैक्स बनाई थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि अनु आगा जी को खबर मिलती है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। वो लेडी रोई भी, परेशान भी हुई, सब कुछ है, लेकिन 24 घंटे में वो फैक्ट्री के अंदर थी। एंड 24 घंटे के अंदर जब वो काम पे लौटी तो लोगों ने कहा मैम आप क्यों कर रहे हो, आप तो 10-12 दिन रुको, नहीं घर संभालो। बोले नहीं, अब तो आर डी आगा साहब के भी सपने पूरे करने हैं। अगले साल, 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल बाद उनकी सास की डेथ हो गई। एंड अगले 24 आवर्स 36 आवर्स में शी वाज अगेन बैक इन दी ऑफिस। एंड तीसरा साल उनके 22 साल के लड़के की ट्रेन से गिर के या कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एंड फिर से वो लेडी 24-48 घंटे में ऑफिस के अंदर थी। अब मुझे बताइए, क्या ऐसी लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगी? क्या ऐसी लेडी बहुत बड़ी कंपनी की ओनर नहीं हो सकती? 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है आज थर्मैक्स। 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है थर्मैक्स, और अनु आगा जी उसे संभालती है। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। और इधर एक आदमी के घर पे
थोड़ा सा पाँव में चोट लग जाए या सर दर्द कर जाए तो वो 3 दिन के लिए नेगेटिव हो जाता है, बोले मेरा तो तबीयत खराब है सब। तो दिस इज द डिफरेंस विच आई फील। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई दिस। लेकिन दोस्तों आप सब समझिए, कहीं ना कहीं हमें जो मिल रहा है सिर्फ वो ही मिल रहा है जो हम अंदर से हैं। आपको उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। जो आप अंदर है ही नहीं वो आपको मिलेगा कैसे? मेरे पास अंदर 10,000 रुपये है ही नहीं तो मुझे 10,000 की चीज़ कोई देगा ही को क्यों? लेकिन अगर मेरे पास 10,000 या तो है या 10,000 देने की कैपेसिटी मार्केट को पता है कि ये बंदा दे सकता है, तो मुझे 10,000 नहीं 20,000 भी मिल जाएगा। लेकिन आपके पास है ही नहीं वो कैपेसिटी, आपके पास वो कमिटमेंट का लेवल नहीं है, आपके पास वो एनर्जी का लेवल नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो जूस नहीं है, वो इमोशनल एनर्जी नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि देखो लाइफ में एटीट्यूड सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि चैलेंजेस आएँगे, हर तरह के चैलेंजेस आएँगे, लेकिन अगर आपने आगे बढ़ने की सोच रखी हुई है, तो आपको अपना एटीट्यूड यही रखना है कि उसमें से भी आप ढूँढो कि कौन-सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप शुक्र कर सकते हो, जिनके लिए आप थैंकफुल हो, क्या चीज़ें अच्छी हैं। जब कहते हैं ना कि वो सब कुछ चोरी हो गया तो देखो कि क्या-क्या बच गया। उन चीज़ों को सँभाल लो उस टाइम पे, ऐसा ना हो कि उस टाइम पे हम ऐसे हो जाएँ कि जो चीज़ें बची हैं वो भी खो जाएँ। तो उनको सँभाल के और उनका ज़्यादा ध्यान रख के आगे चलना शुरू कर दो। तो जैसे हम बात कर रहे थे इसी बारे में, एटीट्यूड के बारे में, और कि क्या चीज़ें होती हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। मिडल क्लास ट्रैप को यही समझूँगी मैं कि वो चीज़ें जो जीवन में ऊँचाइयों तक जाने से रोक रही होती हैं, अपने सपनों को पूरा करने से रोक रही होती हैं। वही होता है वो ट्रैप जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे होते। तो जैसे आपने शुरुआत में बातें बोली थी कि मुझे ये चीज़ें बोली गई बचपन में। तो कई बार हमारे दिमाग में, हमारे मन में बचपन से ही डाल दिया जाता है ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स जो हम बड़े होकर भी उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमें लगता है वो, जैसे आपने बातें सुनी होंगी, हम सबने सुनी है कि जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाइए। तो कई बार उसकी वजह से भी हमारी सोच बड़ी नहीं हो पा रही होती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपने जो माइंड की वो जो थॉट है, हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसको कैसे बदलें ताकि हम आगे बढ़ सकें? लिमिटेशंस तो हमें हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे दादा दादी सबसे मिल गई मैम। अब इन लिमिटेशंस को हमें चेंज करना है तो इसका एक ही तरीका है, वन थिंग एट अ टाइम। पहला तो अगर आप फोकस कर रहे हो किताबें पढ़ने पे और आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करने पे, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको कहा गया है कि आपने सुना है कि नहीं यार सिर्फ किताबों से ही कुछ नहीं होता, लक से सब कुछ होता है, तो एक बार 5-10 किताबें ढंग से पहले पढ़ लो। एंड 5-10 किताबें पढ़ने के बाद देखो कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-थोड़ा। अब देखिए, मैंने अपनी लिमिटेशंस कैसे तोड़ी और अभी भी टूट रही हैं, अभी भी पूरी नहीं टूटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन सबसे पहले मेरे टीचर्स ने कहा गोल सेट करो। ये एक किताब दे दी मुझे और मेरे टीचर ने भी कहा गोल सेट करो, और मैंने किताब भी पढ़ ली गोल सेट करो। और उसमें पूरा एक प्रोसेस लिखा हुआ था कि गोल सेट करते समय आपको डेट डालनी है, आपको बहुत स्पेसिफिक होना है, आपको बहुत क्लियर होना है। किताब से समझ में आ गया, टीचर ने समझा दी, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? गोल लिखना है। मैंने गोल लिखा और सबसे पहला गोल क्या था कि मेरे फादर को एक कार होनी चाहिए हमारे घर पे। तो मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मिलके ये छोटा-सा एक गोल बनाया और वो गोल हमारा अचीव हो गया। एंड जैसे ही वो गोल अचीव हुआ, वी फेल्ट वेरी वेरी गुड। अब कई लोग कहेंगे सर गोल कैसे अचीव हुआ? वो गोल ही बड़ा छोटा था। मतलब मेरा अगर कैपेसिटी है कोई चीज़ 1 लाख रुपए की खरीदने की, तो हमने गोल बनाया था 2 लाख रुपए तक का। तो 2 लाख रुपए का गोल इसलिए अचीव हो गया क्योंकि मैं, मेरा भाई और मेरी बहन 3 लोग, मेरी कैपेसिटी 1 लाख थी, हम 3 लोगों ने मिलके 2 लाख का गोल अचीव किया। लेकिन गोल अचीव हो गया। उसके बाद मैंने अपने लाइन से गोल लिखे। मैंने गोल लिखा 12 जनवरी 2013 तक मेरे पास एक अच्छे कॉलेज से डिग्री होनी चाहिए। 12 जनवरी 2014 मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। 15 में मेरा घर होना चाहिए। 16 में मेरे पास मेरी किताब लिखी हुई होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि एक-एक छोटा-छोटा, बहुत सारे गोल बड़े छोटे थे कि गाड़ी ले लो, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक का गोल है, 10 लाख तक का गोल है। घर ले लो फिर बाद में कि 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक का गोल है। तो सबसे पहले आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए छोटी चीज़ों पे काम करो, एंड छोटी से फिर बड़ी, और जैसे ही वो अचीव होगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। फिर मैंने सीधा कहा मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए अब, वो भी आ गई। फिर मैंने कहा नहीं अब तो मुझे ना अपना खुद का रिसॉर्ट खोलना है, तो वो भी एक बार हो गया। फिर मैंने कहा अब मुझे 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, वो भी हो गया। अब मैं कहता हूँ 50 करोड़ को करना है सीधा। सो कॉन्फिडेंस कभी भी एक साथ नहीं बढ़ता। 90% लोग गलती सारा ये करते हैं कि सबको करोड़ रुपया चाहिए सबसे पहले। सबको कहते हैं, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछ लो, मैं रोज वेबिनार लेता हूं मैम, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग आते हैं वेबिनार में, और जितने भी लोग आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आप देखना चाहते हो? सर 100 करोड़, सर 50 करोड़, सर 300 करोड़। कोई कहता है 1 ट्रिलियन, कोई कहता है 1 बिलियन।
और उस पे प्रॉब्लम ये होती है, वो 5 साल मेहनत भी कर लेते हैं तो वो 1 ट्रिलियन 5 करोड़ कुछ नहीं दिखता उनको अकाउंट में। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, आपकी सोच बड़ी करने के लिए, आपकी लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए पहले छोटे गोल को सेट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो पहले 1 लाख का कमाने का गोल सेट करो, टाइम बाउंड सेट करो। और टाइम बाउंड के साथ साथ वो स्ट्रेच भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गोल ऐसा है कि हाँ, आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मुझे पता है मैंने ये 3 कोर्स कर लिए तो मुझे ये 1 लाख की नौकरी लगने वाली है। नहीं, दैट इज, फिर तो वो कैलकुलेशन हो गई। आपको पता है कि मेरे पास अभी 5 लाख रुपए हैं और अगले 1 साल में 5 लाख और आ जाएंगे, मैं अगले दिवाली पे 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लूंगा, या मुझे 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा तो मैं 15 लाख की गाड़ी ले लूंगा। अगर आपको लोन मिल ही रहा है, आपके पास उतनी सेविंग पड़ी ही है और आपके पास 1 साल का और टाइम है, तो फिर गोल क्या सेट करना? वो तो डिसीजन हुआ। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीजंस। गोल हमेशा वो होगा जो आपकी हैसियत से थोड़ा बड़ा होगा। इट हैज टू बी ए स्ट्रेच गोल। सो स्ट्रेच गोल सेट करो, थोड़ा सा स्ट्रेच होना चाहिए। 50,000 कमा रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट 3 करोड़। पहले सोचो कि 1.5 लाख रुपए तक कैसे पहुंचोगे, और 1.5 लाख जिस दिन पहुंच गए, वो भी डेट के साथ कि 1 साल के अंदर मुझे 1.5 लाख रुपए महीना कमाना है, फिर दिन रात उस 1.5 लाख के लिए काम करो और सोचो और पढ़ो और जो भी करोगे करोगे। जैसे 1.5 लाख होगा ना, यू विल फील लाइक वाओ, आई हैव डन इट। अब अगला गोल, फिर अब 1.5 से 5 पे पहुंचना है। अब थोड़ा और स्ट्रेच, अब हम 1.5 से 2 पे नहीं करेंगे, 1.5 से 3 नहीं करेंगे, अब 1.5 से 5 पे पहुंचना है। अगला पड़ाव, फिर 5 आ गए, अगला पड़ाव 5 से 10 पे कैसे पहुंचेंगे। सो व्हेन पीपल रियली हैव स्मॉलर गोल्स या स्टेप बाय स्टेप गोल्स, और उन गोल्स को जब वो अचीव कर लेते हैं तो उनका हौसला बहुत गुना बढ़ता है, और फिर उनको और बड़ा और बड़ा और बड़ा। और इन सभी के लिए एक सबसे ईजी प्रैक्टिस, अपने से 1000 गुना बड़े, 500 गुना बड़े, 100 गुना बड़े लोगों के पास कैसे भी करके जाके बैठना शुरू कर दो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे पास पहला करोड़ मेरी लाइफ का कैसे आया 1 साल में। मैं जॉब में था, 30,000 रुपये महीना कमा रहा था, जॉब छोड़ दी, उसके बाद 3 साल और स्ट्रगल किया। 3 साल कभी 10,000 रुपये महीना, कभी 20,000 रुपये महीना, कभी 40,000 रुपये महीना। 3 साल के बाद मैंने बिजनेस कोचिंग शुरू की। किसी ने मुझे कहा कि भैया ये छोटी मोटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग, पहले मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा देता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग कराता था मैं। तो किसी ने कहा कि नहीं भूपेंद्र, ये नहीं चलेगा, तुम है ना बिजनेस कोचिंग करो, क्योंकि उसमें ही तुम बड़े बन सकते हो। बिजनेस कभी घर वालों ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, कोई बैकग्राउंड नहीं, कैसे होगा? तो मेरे कोच थे, उन्होंने मेरे को कोई 20-22 किताबों के नाम बताए, बोले ये किताबें ऑर्डर कर और पढ़ इनको। तो उनको पढ़ा तो मुझे हल्का नॉलेज आया। उस नॉलेज के बेस पे मैं जाके बिजनेसमैन के पास बैठने लगा, और जब उनके पास बैठता तो वो कहते, सर आप बिजनेस कोच हो? मैं बिजनेस कोच हूँ। क्या करते हो सर? क्या मेरा बिजनेस बढ़ा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो सर मेरे तो अभी मैं 3 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने कहा पूरी कहानी बताओ। तो वो बताता, मैंने 50 लाख की मशीन ले ली, 1.5 करोड़ का ये और शेड ले लिया, 3 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, 3 करोड़ का लोन हो गया। वो करोड़ों करोड़ों करोड़ 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 ही बात करते थे वो लोग। तो मैं 1000 की बात कर रहा था, 10,000, 15,000, 20,000, वो सब के पास जाते करोड़ करोड़। तो पहले 6 महीने तो मैं ऐसा रहा मैम कि यार करोड़ ये इतना इजीली बोल रहे हैं, करोड़ मेरे पास कभी आ भी सकता है, कि मुझे बड़ा छोटा लगता। लेकिन एक और चीज मैंने मेरे टीचर से सीखी थी, फेक इट टिल यू मेक इट। उनके सामने बैठो, अच्छा करोड़ की बात कर रहे हो ना, बिल्कुल नॉर्मल है अपने लिए, तो बोलो तो सही तुम करोड़। अच्छा कोई 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 बिजनेसमैन कहता था 10 करोड़ की बात, वो कहता था मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सर, अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझे लोन हो गया है। मैं कहता था डोंट वरी, निकाल लेंगे सर, कुछ करेंगे, इसके ऊपर स्ट्रैटेजाइज करेंगे। और फिर मैं उनके साथ स्ट्रैटेजाइज करता भी था इस तरह से जैसे कि मेरे पास तो करोड़ों पढ़ाई है और मैं तो करोड़ों कमा के बिल्कुल भूल गया हूँ। जब इतने सारे लोगों के साथ मैं बैठा और बार बार करोड़ 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 कानों ने सुना, माइंड में गया, और मैं कॉन्फिडेंटली करोड़ के ऊपर बात भी करने लगा, तब पहला करोड़ 2014 में मेरे पास आया, और उसके बाद धीरे धीरे और करोड़ बढ़ते गए। तो आई थिंक अपने से 50 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, 50 गुना, 500 गुना ज़्यादा लोगों के, बड़े लोगों के साथ बैठना, उनकी संगत में जाने के लिए ट्राई करना, उनकी संगत से डरना नहीं, उनका इंटरव्यू लेना, उनसे उनसे समझना कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके इंटरव्यूज पढ़ना, पॉडकास्ट देखना। आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच पीपल मस्ट डू डे इन एंड डे आउट। बिल्कुल, आपने जैसे अब वही बात करी कि जो पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो उतनी पैर अपने फैलाने चाहिए। तो जिनको नहीं फैलाने उनकी बात अलग है। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जिन्होंने ये सपना देखा है, जो चाहते हैं कि नहीं हमारे पाँव तो ज़्यादा बाहर तक निकल रहे हैं, अब हम क्या करें? तो वो बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन दिया है कि चादर बड़ी करने की तरफ फ़ोकस करो
उसमें लिमिट मत रखो खुद को, वो लिमिटिंग बिलीव्स है, ये लिमिटिंग बिलीफ है कि उतनी ही चादर में रहो। अपनी चादर बड़ी करो और ऐसे लोगों के पास जाओ जिनसे सीखने को मिले, अपना माइंड भी एक्सपैंड होगा। आपके पाँव अगर बाहर निकले हुए हैं ना, कोई दूसरा आके देखेगा यार इसको ठंड लग रही है, मेरी चादर इसको दे देता हूँ, ऐसा भी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने अभी बात बोली ना कि कोई और भी आकर दे जाएगा, यहाँ से हम वहाँ पर आएँगे। जैसे आप बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, कि हम मनी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू। आपका शो भी आता है थिंक रिच नाम से। तो वो कैसा है कि जिसमें ये जो पाँव हमारे बाहर निकले हैं, वो देखकर यूनिवर्स हमको वो चादर दे के चला जाए। मैनिफेस्ट करें और यूनिवर्स आपको चादर दे, ये एक लोगों को कॉन्सेप्ट हजम ही नहीं होता है। लोगों को लगता है नहीं, कोई मेरे को क्यों देगा। मैं आपके साथ यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठा हूँ, क्या हमें पता था आज से 3 दिन पहले भी कि हम बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे? और जो भी आदमी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, क्या उसको ये प्लान्ड था कि वो यही पॉडकास्ट इस समय बैठ के देख रहा होगा? तो कई सारी चीजें अनप्लान्ड है। व्हाई वी आर मीटिंग, हु वी आर मीटिंग, क्यों चल क्यों रहा है हमारे साथ, क्यों कोई आदमी रिच बन रहा है, क्या उसको सच में पता था? अगर मैं आज दीपेंद्र गोयल जिन्होंने जोमेटो बनाया, उनसे अगर बचपन में किसी ने पूछा होता कि तुम्हारी कंपनी का नाम क्या होगा, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा। तुम कौन सा बिजनेस कर रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा। तो फिर इतना बड़ा बिजनेस यूनिवर्स ने कैसे दे दिया उन्हें? तो कहते हैं कि यही है मैनिफेस्टेशन, जो इसको समझ गया और ये आपके साथ दिन रात काम कर रहा है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन को अगर सरल शब्दों में बताएं तो हर आदमी के साथ ये काम करता है। आदमी कहता है सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए, थोड़ी देर में चाय आ जाती है। आदमी कहता है मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, थोड़ी देर में पेट्रोल आ जाता है गाड़ी में। चाहे वो खुद जाए, चाहे कोई और दूसरा उसके बिहाफ पे भरा के लाए। कई बार होता है ना कि यार मेरी गाड़ी तू ले जा, तू पेट्रोल भरा के ले आ, या कई बार हम बाहर से पेट्रोल मंगवा लेते हैं, किसी और की गाड़ी से हमारी गाड़ी में डाल लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो कहते हैं यूनिवर्स में तरीके हजार हैं। हमें 3 तरीके पता हैं कि मैं भरवा सकता हूँ, या कोई दूसरा भरवाएगा, या कोई दूसरा। ये भी तो है कि तुम्हें जिंदगी भर की फ्री पेट्रोल पंप की मेंबरशिप मिल जाए और तुम्हारे पास जिंदगी भर फ्री में पेट्रोल आ जाए। आदमी कहता है नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा, आई एम नॉट दैट लकी। आप लकी नहीं हो क्योंकि आप सोचते हो कि वो मैं हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग सोचते हैं उनके लिए वो सब कुछ हो सकता है। आज नीरज चोपड़ा जी है ना, जेवलिन थ्रो में जिन्होंने गोल्ड दिलाया भारत को। नीरज चोपड़ा जी के लिए कितनी सारी चीजें फ्री है इंडिया में। उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? उन्होंने उसको फ्री लेने पे फोकस भी किया क्या कभी? उन्होंने अपने गेम पे फोकस किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैडम, इट्स लाइक ओनली वन थिंग। जो मैं कर रहा हूं पहले तो इसकी पूजा करूं। अगर मैं इसकी पूजा नहीं कर रहा तो मेरे अंदर से दिन रात नेगेटिविटी निकलती रहेगी, जेलसी निकलती रहेगी। अरे मैं तो बेचारा हूँ, देखो लोग कहाँ पहुँच गए, कंपैरिजन निकलता रहेगा, डेस्परेशन निकलता रहेगा, इससे मैं जल्दी कैसे अमीर बनूंगा। तो आदमी दिन रात नेगेटिविटी में है, डेस्परेशन में है, जेलसी में है, कंपैरिजन में है, कहीं ना कहीं सल्किंग एटीट्यूड है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, किस्मत बेकार है। जब जब आदमी ये कर रहा है उसके साथ किस्मत बेकार ही होने वाली है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ही वैसी है। लेकिन अगर नीरज चोपड़ा की तरह एक काम पे आपने पूरी फोकस से, शिद्दत से दिन रात मेहनत की, विश्वनाथ आनंद चेस के ऊपर उन्होंने मेहनत की, या जिसने भी किसी एक चीज के ऊपर मेहनत की, किसी ने गले पे की, किसी ने डांस करने के लिए अपनी टांगों पे की, किसी ने अपने हाथों पे की, कोई पेंसिल पकड़ के इतनी बढ़िया पेंटिंग बना देता है। जिसने भी एक चीज पे फोकस किया उसको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया, उसके सारे दरवाजे खोल दिए। तो मैनिफेस्टेशन को अगर मिडिल क्लास आदमी ठीक से समझना चाहता है तो मैं कहता हूँ 50 चीजें मत समझे, सिंपल एक चीज समझे। सबसे पहले दिन भर खुशी से काम करना है, खुशी के लिए काम नहीं करना है। खुशी से दिन भर काम करो, 90% चीजें जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे पास आने लग जाएगी। दूसरी चीजें, खुशी से काम करते करते फिर खुशी से सपने देखो। खुशी से सपना, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ ये, और इसी समय सपना देखूं कि एक दिन आप मुझे रोल्स रॉयस गिफ्ट कर रहे हैं, तो सपना देखने में क्या प्रॉब्लम है? खुशी से सपना देखो, एंड अंदर ये बिलीफ भी हो कि मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? बाबा रामदेव जी को किसी ने थोड़े टाइम पहले एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दिया था, तो हमें रोल्स रॉयस भी कोई ना कोई गिफ्ट कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी से इनकार क्यों? आज हम छोटे हो सकते हैं, आज हमारे पास कम पैसा हो सकता है, और छोटे और बड़े किसने डिसाइड किया? बोलते हैं भगवान के लेवल पे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना पैसा है। प्रकृति के लेवल पे किसी के पास कितना पैसा है ये फर्क ही नहीं पड़ता। प्रकृति इस चीज को देखती है कि आपकी इंटेंशन क्या है और आपकी प्योरिटी आत्मा के लेवल पे कैसी है। और अगर आपकी आत्मा के लेवल पे प्योरिटी बहुत तगड़ी है, आपकी इंटेंशन बहुत तगड़ी है, तो प्रकृति आपको सब कुछ दे सकती है। कैसे देगी पता नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप 1 घंटा हंसी से, खुशी से सपने देखो।
और उन सपनों को छोड़ दो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड पे छोड़ दो। भगवान, तुझे जैसा लगता है वैसा करना, ये मेरा सपना है, ये मेरी इच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है और एंड रिजल्ट देखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रॉल्स रॉयस में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट विद 1000 पीपल या 1 लाख पीपल, एंड भगवान धन्यवाद ऐसा मोमेंट देने के लिए। और अब आपको जो मर्जी हो करो। और वो भूल गया और उसके बाद 23 घंटे जो मुझे काम मिला है, भगवत गीता कहती है कर्म किए जा। कर्म किए जा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवत गीता कहे कि भैया आप सोचो पहले कहाँ पे जाना है और कैसा कर्म करना है। भगवत गीता कहती है आपके लिए जो निर्धारित कर्म है, नियत कर्म है, यानी कि इस समय आपकी जो सबसे बड़ी ड्यूटी है उसको आप हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ करो। जैसे अर्जुन की उस समय ड्यूटी थी युद्ध लड़ना, उसे और चीजों के बारे में सोचना अर्जुन का काम ही नहीं था। उस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में सोच रहा है भगवान मैं कैसे युद्ध लड़ूं, ये तो मेरे अपने। अरे भाई युद्ध के मैदान में ये पहले सोचना था, ये अब नहीं सोचना है। अब तो तेरी ड्यूटी के बीच में है तू, नाउ यू आर सपोज टू फाइट। सो तो जब भगवान ये समझाते हैं कि आप अपने कर्म को करो, और मेरा कर्म इस समय बात करना है, आपका कर्म इस समय सवाल पूछना है, और जो इसे देख रहा है उसका कर्म है इससे सीख के नोट्स बनाना। इस समय आपने यही कर्म चूज किया है। और आप अगर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर का कर्म बहुत ही पावर के साथ करो। एक डॉक्टर बड़े परेशान हो गए, बोले ये क्या चल रहा है, कभी भी मेरे कोई बेल बजा देता है, मुझे रात को नींद नहीं है, चैन का नींद नहीं है, हॉस्पिटल मुझे कभी भी बुला लेता है, मेरा तो पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, छुट्टी पे भी जाता हूँ तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो जाती है इमरजेंसी की। तो एक संत ने उन्हें बहुत ही प्यारे तरीके से कहा भैया तेरे नाम के आगे DR लिखा है। DR मतलब है दिन रात सेवा। बोले दिन रात सेवा, इस इंटेंशन से तू जब काम करेगा फिर देख। और वास्तव में जब उस डॉक्टर ने इस चीज को पकड़ लिया कि मुझे दिन रात सेवा करने का मौका दिया है परमात्मा ने, कितनी अच्छी जिंदगी दी है और यही मेरा नियत कर्म है और इसको मुझे खुशी से करना है, उसके बाद वो डॉक्टर बहुत प्यारा डॉक्टर बन गया। एक डॉक्टर है शायद ब्रायन वीज, नहीं, हाँ, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर बर्नी सीगल। वो बहुत बड़े सर्जन थे, उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें भी है, बहुत बड़े सर्जन थे। और उन्हें एक ही चीज़ समझ में आई कि जब भी ऑपरेशन टेबल पे कोई व्यक्ति मर जाता था या कुछ, तो उनको बड़ा गिल्ट सा होता था और उनको लगता था उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। बाद में जब उन्होंने समझा नहीं, I just need love as a human being and I need to give my love to my patient, और उन्होंने जब वही काम बहुत प्यार से करना शुरू किया तो डॉक्टर बर्नी सीगल की बहुत सारी बुक्स आ गई, बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए, बहुत सारे लोग उनसे ठीक होने लग गए। सो आई थिंक वी नीड टू पुट प्योर लव इन आवर वर्क टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर वी वांट टू मैनिफेस्ट। जैसे आपने कहा कि प्योरिटी होनी चाहिए, प्योरिटी। अब जब हम वही मिडिल क्लास वालों के बारे में बात कर रहे थे, तो जब जहाँ ये प्योरिटी वाली बात आती है ना, जो उनके अंदर एक ये भी थॉट रहता है हमेशा, ऐसा एक बिलीफ है कि भी अगर पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो वो प्योरिटी नहीं है सोल की। मतलब जैसे अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें कि प्योर होना मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, तो उनको लगता है अगर हमने मटेरियलिज्म के बारे में सोच लिया, यानी पैसे के बारे में सोच लिया, तो हमारे थॉट्स प्योर कैसे हुए। तो इस चीज़ को कैसे कंबाइन करें कि क्या अगर हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब हम स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि पैसा और वो साथ साथ चल सकते हैं। लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए ये थॉट्स आते हैं। नहीं तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी धर्म का मूल अर्थ है, धर्म का प्रचार करना है। जैसे धर्म क्या है, मानवता धर्म है, धर्म है किसी की मदद करना। अब इस बात को भी अगर प्रचारित करना है तो आपको अर्थ चाहिए होगा। अर्थ बुरा नहीं है, अर्थ का उपयोग बुरा हो सकता है। लोग जो पैसा है उसको, उसका थॉट प्रोसेस क्या है लोगों का, कि पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसे वाले बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, वो रूथलेस हो जाते हैं, उनमें घमंड ज्यादा हो जाता है। अब जब ये रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं कि पैसे वाले के अंदर घमंड ज्यादा आ जाता है, तो किसने कहा ये? कहते हैं कि पैसे वाले बुरे होते हैं। अच्छा, तो जितने भी लोग ट्रेन में चेन स्नैचिंग कर रहे हैं वो पैसे वाले हैं क्या? जितने भी लोग पॉकेट काट रहे हैं, जेब कत रहे हैं, वो क्या सब रिच लोग हैं क्या? जितने भी लोग सड़कों पे मारपीट कर रहे हैं या दंगा कर रहे हैं, वो क्या सारे पैसे वाले हैं क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि पैसे वाले बुरे हैं? ये लिमिटेड परसेप्शन है। पैसे वाले भी बुरे हैं और बिना पैसे वाले भी बुरे हैं। ओके, हिंदू भी बुरे हैं, मुस्लिम भी बुरे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं। जनरलाइज करना इज नॉट राइट। तो जितने भी लोग कहते हैं कि नहीं, मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट पॉवर्टी इज ऑल्सो नॉट एवरीथिंग। गरीबी भी सब कुछ नहीं है, और पैसे वाला स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, ऐसे किसने कहा?
बहुत सारे संत महात्मा हैं और बहुत पैसा उनके आसपास हुआ, लेकिन उन्होंने छुआ भी नहीं उसको। और बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और एक लेवल के बाद उन्होंने आध्यात्मिक तरीके से ही जीवन जिया और उन्होंने कई बार संन्यास भी ले लिया। तो पैसे वालों में भी बहुत सारे गुण हैं। कई सारे पैसे वाले, नारायण मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी, रतन टाटा साहब, अरबों खरबों रुपए कमा रहे थे और संतों की तरह रहे। यू नो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब इंडिया के सबसे बड़े साइंट, इंडिया के राष्ट्रपति, और इतनी सादगी, इतनी शालीनता, इस लेवल पे आदमी जी सकता है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग ट्रू टू योर धर्म। आपका धर्म है मानव हो, मानव की तरह रहो। आप कहते हो वो कास्ट बुरी है, आप कम पैसे वाले हो और आप कहते हो वो कास्ट बुरी है, वो ऊंच जात है, वो नीच जात है, आप बुरे ज्यादा हो। आप कहते हो नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, हम ज्यादा शुद्ध हैं, और हम तो ये तो शूद्र हैं, ये ज्यादा शुद्ध। बोलते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो वर्ण थे, ये तो काम के आधार पे थे सब, हमने इनको जात बना दिया। तो अब जो इंसान कहता है मैं तो मिडिल क्लास हूँ भैया, मैं ये सब चीजें जानता हूँ, पैसे वाले नहीं जानते, तो आप भी कुछ नहीं जानते। तो आपका धर्म है मानवता, आपका धर्म है लोगों में प्यार बांटना, आपका धर्म है इज्जत बांटना, आपका धर्म है अपना बेस्ट देना, आपका धर्म है दबा के पैसा कमाना और हजारों लोगों को मदद करना। जब अच्छा आदमी पैसा कमाता है उसका फायदा लाखों लोगों को होता है, क्योंकि वो स्कूल बनाता है, वो कॉलेज बनाता है, वो धर्मशालाएं बनवाता है, वो हॉस्पिटल्स बनवाता है, वो शायद रिसर्च सेंटर्स बनवाता है। तो इसीलिए बहुत पैसा कमाओ, लेकिन एक पर्पस के लिए कि मुझे इस दुनिया में ये बदलाव लाना है, उसके लिए पैसा कमाना है। कोई भी पैसा साथ लेके मरता नहीं है, ये सबको पता है। रतन टाटा साहब इस दुनिया से चले गए हजारों लोगों को रोता हुआ छोड़ के, लेकिन आज हमारे सबके दिलों में जिंदा है। हम जानते हैं और वो भी जानते थे कि पैसा कभी लेके नहीं जाऊंगा, बट फिर भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया और आज उसकी बदौलत पूरे देश का इतना बड़ा औद्योगिक विकास जो हुआ है, वो टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा उसमें हाथ रहा है। हजारों लाखों लोगों को पिछले 100-200 सालों में नौकरियां मिली है। आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट सर्विस टू द नेशन। सो पैसा बुरा नहीं है, आदमी बुरा है। पैसा बस उसकी बुराई को निखार देता है। पैसा जो आपके अंदर है वो बाहर उसको मैग्नीफाई कर देता है। कोई बुरा है, कोई शराब वगैरह पीता है, पैसे से फिर वो ज़्यादा बड़ी शराब पिएगा, ज़्यादा महंगी शराब पिएगा, ज़्यादा बड़े पब में बैठ के पिएगा और शराब के साथ 4 और गलत चीज़ें करते हुए पिएगा। जो आदमी जुआ खेलता है वो पैसे के कारण और ज़्यादा जुआ खेलेगा। जो आदमी घमंड वाला है वो पैसे के कारण और घमंडी हो जाएगा। जो आदमी बहुत छोटा सोचने वाला है वो पैसे के कारण और मीन हो जाएगा। जो गुंडा मवाली है वो पैसे नहीं थे तब तक छोटा-मोटा क्राइम करता था, अब वो बड़ा क्राइम करेगा। तो आई थिंक पैसा बुरा नहीं है, इंसान अच्छा या बुरा है। अपने अंदर की इंसानियत को बैलेंस कर लो, पैसा आपको हमेशा फ़ायदा देगा और दुनिया को भी फ़ायदा देगा। तो मतलब पैसे से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हो वही बनकर आओगे, पैसा आपको बुरा नहीं बना देगा। और इस चीज़ में एंड गिल्ट फ्री होके कमाओ। हाँ, गिल्ट फ्री होके हमें कमाना है। तो अगर अब कोई कमाना चाहता है, तो जैसे मिडिल क्लास में क्या है कि उनके ऊपर ये इसी चीज़ पे फोकस रहता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत जॉब, मोस्टली जॉब माइंडसेट रहता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसे कमाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को ही बैलेंस करते रहते हैं वो, कि ग्रोथ भी हो जाए हमारी, लेकिन हमारे पास जो है वो बचा भी रह जाए। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए वो ग्रोथ की तरफ एक्चुअली में कैसे बढ़े, ज़्यादा पैसा कमाएं कैसे? देखिए अब हम फंस तो चुके हैं, क्योंकि हमारी परिवार की परवरिश भी वैसी रही कि जल्दी से जल्दी जॉब ले लो, और जॉब लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप जॉब ही होना चाहिए ताकि हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकें। सो जॉब इज़ नॉट बैड, बट जॉब को जॉब की तरह से करना बुरा है। जॉब में आप बिजनेस माइंडसेट लेके आओ। सबसे पहला तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जॉब में बिजनेस माइंडसेट लेके आओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आज कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जॉब करता है एज ए कंपाउंडर। उसका सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए, जो वो डॉक्टर कर रहा है उसको ढंग से सीख ले, और वो कब उस केस में वो सारा डेडिकेशन लगा दे। वो ये ना सोचे यार डॉक्टर साहब ने आज तो 8 बजे बुला लिया, मुझे क्या है यार मेरे परिवार के साथ। वो आधे मन से वहां ना लगे, वो पूरे मन से वहां लगे। वो सोचे कि कल को मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, कल को चलो मैं डॉक्टर नहीं बना तो ये हॉस्पिटल कैसे चलता हूँ, इसमें तो मैं पूरा सीख ही सकता हूँ। सो अगर उसने वहां एज एन एंटरप्रेन्योर किया और उसने माना कि ये जो सैलरी मुझे मिल रही है ना, ये मेरा पहले महीने का प्रॉफिट है। सैलरी को प्रॉफिट मान के अगर किसी ने 6 साल भी काम कर लिया, भले सैलरी कम बढ़ेगी, 20,000 से 30 होगी, 30 से 40 होगी, 40 से 50 होगी, 3 लाख नहीं बढ़ जाएगी एकदम से, लेकिन 6 साल भी अगर किसी ने अपनी जॉब को बिजनेस मान के कर लिया, तो 6 साल के अंदर कहते हैं वो उस बिजनेस का सब कुछ अच्छे से सीख जाएगा बंदा, और उसके बाद वो उस बिजनेस को उस बिजनेसमैन से ज्यादा अच्छे से रन कर सकता है।
लेकिन 90% लोग जो जॉब में है ना, वो कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं पाते, क्योंकि वो कभी बिजनेसमैन वाला थॉट ही नहीं। वो कहते हैं यार इस जॉब में प्रॉब्लम है साहब, ये कैमराज वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहे सर, मैं क्या करूं सर, कैमरा खराब हो गया। फाइंड आउट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन फाइंड आउट करो। एनीथिंग दैट, वो आदमी कहता है सर ये कैंसर का मरीज है, अब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, दवाई दी है, ठीक नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। नहीं भाई, तू भी डॉक्टर साहब को बता कि डॉक्टर साहब देखो ये आयुर्वेदिक चीज भी दे सकते हैं, इसको ये भी दे सकते हैं, इसके साथ एक काम करते हैं, ये वाला ट्रीटमेंट करके देखें। तू भी उतना ही पढ़ जितना डॉक्टर पढ़ रहा है। इफ यू डू इट लाइक एंटरप्रेन्योर, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो पहली चीज तो जॉब के साथ साथ आदमी को बड़ा वो करे। दूसरा साइड हसल। साइड हसल का मतलब है कि अगर आप 10 घंटे जॉब में हैं, आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उस 2 घंटे में एक्स्ट्रा नॉलेज लें। तो सबसे पहले तो जॉब को बिजनेस की तरह करो, और उससे जो पैसा आ रहा है उसको प्रॉफिट कंसिडर करो, और उसमें अपना बेस्ट दो, क्योंकि उससे आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही है, उससे आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और आपकी यही हैबिट और यही कैरेक्टर आगे जाके आप डिसाइड करेगा कि वेदर यू कैन अर्न मोर और नॉट। दूसरी चीज, जैसे जो भी इंसान जॉब में जा रहा है, उसे ये समझना चाहिए कि जॉब इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। 10 साल कर लो, 8 साल कर लो, 7 साल कर लो, जॉब इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये एक यूनिवर्सिटी है। जॉब इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, या इट्स अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे आप सीख भी रहे हो और आप पैसा भी ले रहे हो। और उसके बाद आपको इस फिक्स्ड माइंडसेट से निकलना ही होगा बाहर कि अब मुझे जिंदगी भर जॉब करनी है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। क्योंकि जैसे ही आप कहते हो नहीं अब तो मैं जिंदगी भर यूनिवर्सिटी में ही रहूंगा, भाई यूनिवर्सिटी मुझे पैसा दे रही है और जिंदगी भर मैं यूनिवर्सिटी में रहूंगा, तो ठीक है, फिर जिंदगी भर आप यूनिवर्सिटी में रहो। जैसे नेट जेआरएफ अगर करते हैं, आपने भी किया है, तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर आदमी उस स्कॉलरशिप के ही लालच में रह जाए और कभी वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहे, तो इट्स नॉट राइट। तो जो भी बिजनेस से सीखा है, यानी जॉब से सीखा है, वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके ऊंचाइयों तक आदमी पहुंच सकता है। उसके लिए छोटे छोटे 6-7 डिसिप्लिन दैट, कुछ बेसिक चीज़ें हैं बिजनेस की, जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट। ये छोटे लेवल पे आप सीखो, जहाँ पे 10,000 रुपये खर्च करके आपने छोटा बिजनेस किया कि भाई ठीक है मैं तो आइसक्रीम बेच रहा हूँ, या वहाँ से आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट है नहीं मैं छोटा बिजनेस नहीं करूँगा, बड़ा एकदम से होगा कैसे। यू विल हैव टू स्टार्ट समथिंग स्मॉल। और लोगों का कैलकुलेशन जो करोड़ों का है वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, बट वो ग्रेजुअल होना चाहिए। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको 50 साल बहुत बड़ी सक्सेस बनानी है, तो 5 से 10 साल नींव में लगा दो, नींव बनाने में लगा दो। लेकिन लोग कहते हैं सर 10 साल में तो हमें तो बिलियनर बनना है, और आप कहते हो 10 साल में नींव में लगा दूं। मैं कहता हूँ देखो, लाख लोग होंगे ना या करोड़ लोग होंगे, उनमें से 1, 2, 5 लोग जरूर वो होंगे जो कि 5 साल में बिलियनर बन गए या मिलियनर बन गए, बट 99% सक्सेस स्टोरीज जो हैं, उनमें लोगों को कम से कम 10 साल तो सारी चीजें करके फिर उनको नेक्स्ट लेवल की सक्सेस मिली। और आज जितने भी क्रिकेटर्स, जितने भी फुटबॉलर्स, जितने भी बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून सब लग रहे हैं, उन्हें मिनिमम 10 से 15 साल का फेलियर या अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद जाके उनकी स्टेबिलिटी आई है। सो आई थिंक हैव अ प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। ग्रेट। तो एक तो आपने ये बताया कि हमको अपना अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी हम उससे जितना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं, आगे एक्सपैंड कर सकते हैं उसको, अपने इनकम के सोर्सेज को एक्सपैंड करें। दूसरा, हम एक लर्निंग एटीट्यूड रखें जो जॉब पे, क्योंकि मोस्टली हमारा जॉब पे माइंडसेट ये होता है कि मेरे को इस काम के लिए रखा गया है, उसमें से भी हम सोचते हैं कि थोड़ा ही कर दें, बचा लें अपना वक्त। उसकी जगह हमें ये देखना है कि मुझे इस काम के लिए इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, उसके अलावा इस कंपनी में और क्या क्या हो रहा है, हम उसकी भी नॉलेज गेन करें। इसका मतलब वो जो टाइम, जैसे आपने कहा कि वो ये एक तरह से यूनिवर्सिटी है, आप सीखने गए हैं वहाँ पर। हम अगर इस सीखने के माइंडसेट से जाएंगे तो डेफिनेटली हम उस ट्रैप से अपने आप को बाहर निकाल सकेंगे। और दूसरा, जैसे कि आपने बात किया था कि हमें मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी फोकस करना है, कि हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने कई चीज़ें सुनी हैं, जैसे कि 11-11 टाइमिंग एक बताया जाता है कि उसके ऊपर विश मांगनी चाहिए आपको, या फिर कुछ एक होते हैं जैसे कुछ पोर्टल्स बताए जाते हैं कि इन पोर्टल्स पे अगर हम मैनिफेस्ट करें या मेडिटेट करें तो वो ज़्यादा हम चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो वो क्या होते हैं? इट्स लाइक दिस मैम, कि जैसे आपका रोज का 1 बजे का खाने का टाइम है, तो जैसे 12:30 पौने 1 होते हैं, आपको भूख सी लगने लग जाती है। तो जब कोई भी मैनिफेस्टेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाए या पर्टिकुलर स्पेस पे किया जाए, तो उस स्पेस पे बैठते ही आपका माइंड एंकर होके उसके लिए रेडी हो जाता है। सो जो भी लोग कहते हैं 5-5-5 पे करो या 11-11 पे करो, मैं कहता हूँ 11-11 पे करो, ठीक है, क्योंकि वो एक इजीली याद रहने वाला एक यूनिक कॉम्बिनेशन सा है कि यार घड़ी में सारे 1111 दिखा रहे हैं। सो दैट्स अ यूनिक थिंग, दैट इज वाई इट इज गुड। लेकिन अगर आप
सुबह 10:05 पे भी करोगे, रोज सुबह 10:05 पे ही करोगे, तो भी आपको वही इम्पैक्ट होगा जो 11:11 पे होगा, वही इम्पैक्ट होगा जो 5:05 पे होगा। लेकिन कहने के लिए बड़ा ईजी होता है, जैसे मैं भी सुबह 5:55 पे मैनिफेस्टेशन करता हूँ और अपनी जितने भी कमांडो ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं उनको सबको उसी टाइम पे मैं करवाता हूँ। बट उसके अलावा अगर मुझे दिन में टाइम मिला तो उसके अंदर भी कर सकते हो आप, यू कैन डू एनी टाइम। बट येस, जब भी आप सेम प्लेस पे सेम टाइम पे करते हो, योर ब्रेन गेट्स प्रोग्राम्ड, प्री प्रोग्राम्ड, उसे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता उस मैनिफेस्टेशन में जाने के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी डू इट लाइक दैट। 11-11 जो जैसे स्पेसिफिकली कहा जाता है, क्या 11-11 का 11 कुछ इज द अलग मास्टर इम्पैक्ट है? नंबर इन द न्यूमरोलॉजी। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताया कि न्यूमरोलॉजी की जो सीरीज है उसमें कहते हैं 11 इज द मास्टर नंबर, मतलब सबसे पावरफुल नंबर बताया जाता है, एंड दैट इज व्हाई 11-11 दो बार आ गया, मतलब और ज्यादा पावरफुल हो गया। सो न्यूमरोलॉजी वाले जितने भी लोग हैं, जैसे नंबर 0 से 9 है, तो 9 इज द हाईएस्ट नंबर एंड 11 इज द मास्टर नंबर। सो मास्टर नंबर से रिलेटेड कुछ भी करोगे तो आपकी जिंदगी में बेहतर ही होगा। तो 11:11 पे आप करोगे, किसी महीने की 11 तारीख को कोई चीज शुरू करोगे तो आपको अच्छा उसका परिणाम आएगा। अम, ऐसे आप देखो, अमिताभ बच्चन साहब 11 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, तो दिस कैन बी रियली पॉसिबल। तो 11 इज द मास्टर नंबर, और इस मास्टर नंबर के लिए कारण कई कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं कहूँ तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज करती है जो कि पूरी ब्रह्मांड से आपको कनेक्ट कर देता है। इट्स लाइक आज आप और मैं अनजान लोग दो इस रूम में बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और लोग हमें सुन रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, मतलब 800 करोड़ लोग इस धरती पे हैं, वाई ओनली वी आर गेटिंग कनेक्टेड? कहीं ना कहीं जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी रेज हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं। वो मैचिंग के साथ सारी चीजें होंगी। तो 11-11 पे जब आप कर रहे हो तो दैट मैचिंग हैपन्स प्रीटी क्विकली, क्योंकि आपको एक तो पहला है 11-11 पे तो जब भी मैनिफेस्ट करेंगे बहुत अच्छा होगा, तो आपका बिलीफ पहले से ही बना हुआ है। दूसरा, फिर 11-11 पे आप कर रहे हो तो आपको मास्टर नंबर का भी पावर मिल रहा है। तीसरी चीज, आपका ब्रेन प्री प्रोग्राम हो रहा है। चौथी चीज, फिर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और वो विजुअलाइजेशन आपको अंदर से फीलिंग है कि मैंने तो सही समय पे किया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कहते हैं भगवान के दर पे जाने के बाद मिरेकल्स इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पे पावर है। वहां पे पावर तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा जो पावर आपके घर से शुरू हो गई, अब तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ सब अच्छा होगा, अब तो मैं भगवान पे आ गया हूँ सब अच्छा होगा, अब तो मैं जाके आया हूँ सब अच्छा होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग, जो कि कंटिन्यूअसली 24/7 आप वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपकी जिंदगी में लेके आएगा। कोई एक मंत्र या कोई ऐसी अफ़र्मेशंस जो आप शेयर करना चाहते हो, जो उनको उस फ्रीक्वेंसी पे रख सकें, कि ताकि वो, जैसे आप कहते हैं थिंक रिच, तो वो उस फ्रीक्वेंसी से उनको हटने ना दें? अ, मैं 4 मंत्र देता हूँ और कई सारे पॉडकास्ट में मैंने ये दिए हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये समझो कि आप प्रभु की संतान हो, और मेरा अफर्मेशन भी है, मैं प्रभु की संतान हूँ। क्योंकि परमात्मा और इधर आत्मा, तो कहीं तो कोई कनेक्शन है। और इसीलिए एनलाइटनमेंट होता है कि जब आप आत्मा से परमात्मा को जान लेते हो, जब आप अपने ही अंदर चले जाते हो, अपने आप को समझ लेते हो, तो आप एनलाइटनड हो गए। तो सबसे पहले तो मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और प्रभु की संतान हूँ तो सर्वशक्तिमान हुई। तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये मेरे 4 अफर्मेशंस हैं जो मैं बहुत बार दोहराता हूँ, और ये सो ट्रू। क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन तो है ही, वहां परमात्मा है तो इधर आत्मा है, और ये आत्मा परमात्मा ही का ही अंश है, तो ये सर्वशक्तिमान है ही। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और जिसने भी ये माना है उसने देखिए क्या से क्या कर दिया है। तो ये बिल्कुल सच है। हम ऋषियों का वंश है, मतलब हम सारे, हमारे अंदर खून कौन सा दौड़ रहा है? इंसान का खून दौड़ रहा है, उन लोगों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने इस दुनिया को इस लेवल पे लाया है। हमारे पूर्वजों को ट्रेस करें तो शायद हम रामकृष्ण और उनके भी ऊपर चले जाएंगे। तो कितने सारे पावरफुल लोगों का ब्लड हमारे अंदर है। हमारे पूर्वज, हमारे हमारे इतिहास के योद्धा, वीर जो सर कटा देते थे, इस लेवल की चीजें हैं। और हम, अरे मैं क्या करूं, आजकल तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, अरे मैं क्या करूं, आजकल तो ठंड ज्यादा, मतलब हम ठंड से घबरा जाते हैं। वो लोग युद्ध भूमि में लड़ने से, मरने से, कटने से नहीं घबराते थे। और आज का इंसान कमजोर होता जा रहा है बिकॉज वो बिलीव ही नहीं करता। तो बार बार बोलिए, हम प्रभु की संतान है, हम ऋषियों का वंश है, और हम परमात्मा का अंश है, हम सर्वशक्तिमान है। तो जितनी बार बोलेंगे ये, उतना फीलिंग अंदर से आएगा। उसके अलावा बहुत सारे अफर्मेशन है, जैसे एक और
मेरा फेवरेट अफर्मेशन है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो बुरा होना था हो चुका है आज तक, अब तो सब बहुत ही अच्छा होगा। इस मोमेंट से हर चीज अच्छी होगी। हर हर मोमेंट में यही बोलना है, हर रोज यही बोलना है, इस मोमेंट से हर चीज बहुत अच्छी होगी। तो जब बार बार यही एनर्जी दे रहे हो तो यही एनर्जी आपके पास लौट के आएगी। दैट्स हाउ इट इज। बहुत कमाल की बात आपने करी है कि हमेशा ये माइंडसेट अगर हम रखेंगे कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो परमात्मा की संतान जब खुद को समझ लिया तो फिर वो परमात्मा ही डील करेगा बाकी सारी चीज़ों के साथ, और वो ट्रस्ट हमें मेंटेन करके रखना है। थैंक यू सो मच सर अपने वैल्यूएबल टाइम के लिए और इतना अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। डेफिनेटली ऑडियंस जिन्होंने ध्यान से सुना है उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शिखा जी, थैंक यू।